क्या हाल चाल मेरे लाल। उम्मीद है कि जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया और जबरदस्त चल रही है। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं 10 प्रश्न छाट के लाया हूं जो मोस्ट रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर साल रिपीट करता ही करता है मेरे लाल। ये 10 के 10 प्रश्न अगर आप अच्छे से बना लेते हो, अंत तक देख लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि 15 से 20 नंबर आपको पक्का आएगा। और ये ज्यादा चैप्टर से नहीं पढ़ना भैया, क्लास 10th के जो छाटे हुए मेन 4 से 5 चैप्टर है उन्हीं से प्रश्न मैं आपको छाट के लाया हूं। जैसे पहला हो गया वास्तविक संख्या से, द्विघात समीकरण से, निर्देशांक ज्यामिति से, फिर हमारा त्रिकोणमिति से, फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, फिर आपका हो जाएगा अगला और लास्ट आयतन और क्षेत्रफल वाले चैप्टर से। ये चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न श्योर हर साल आता ही आता है और ये बढ़िया नंबर दे के जाएगा। तो अब करते हैं वीडियो को शुरुआत। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्या को ज्ञात करो। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से सुनो, मेरे लाल बड़े ध्यान से सुनो, बड़ी मस्त प्रश्न दिया है, आप इसको इंपॉर्टेंट बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना सकते हैं। ये मान के चलिए कि इसके ऊपर संख्या के ऊपर एक प्रश्न आ जाएगा, इतनी संभावना ज्यादा है। क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न देना उसमें एक संख्या मानिएगा। माना कि पहली संख्या हमारी पहली संख्या बराबर x हो जाएगा। अब पहली संख्या हमारा x बन गया तो दूसरा कितना होगा, माना कि दूसरी संख्या कितना बनेगा बच्चे। तो दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या के लिए ना, जब आपको बोला था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है ना, अंतर 26, देखो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो एक संख्या हमारा x है और दोनों का अंतर 26 है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस प्रश्न को देखो भैया, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, एक बात ध्यान रखना। जिसको अगर बेसिक से नहीं सीखना है वो वीडियो अभी छोड़ दो, मैं पहले ही बोल रहा हूं। जिनको बेसिक से नहीं सीखना है, जिनको बस ऊपर हवाबाजी करना है, वो मेरे वीडियो को अभी छोड़ के चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको ये है कि मुझे नंबर गेन करना है या बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, प्रश्न किसी तरह से आएगा तो मैं तोड़ फोड़ के जाऊंगा, इसी 10 को सीख लूं और इसके बाद कोनो प्रश्न आए ना तो उसको मैं तोड़ फोड़ लूं, इसी के नियम पे पूरा का पूरा बना दूं, तो भैया थोड़ा टाइम लगेगा, इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे पता है कि आप पूरे साल भर नहीं पढ़े और 1 महीने में पढ़ के बोर्ड का पेपर पास करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कम से कम आराम से एक एक प्रश्न को सीख लो। क्या करना है ना, ध्यान समझो इसको। जैसे बोलता क्या है कि दो संख्याओं का अंतर हमारा 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर हमारा 26 है। हमने माना क्या कि मान लिया कि पहली संख्या x। अब देखो मैं बोलूं कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूं कि हमारे पास दो संख्या है, एक है 8, एक है 6। अब दोनों का अंतर करूंगा मैं तो बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। 8 में से 6 गया, 2 मिलेगा ना। अगर मैं एक संख्या मान लेता हूं, अगर मानो कि मुझे 8 नहीं पता होता, मैं बोलता कि हमारे पास एक संख्या 6 है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो एक संख्या हमारे पास 6 है, तो क्या करते, 6 में हम 2 जोड़ते तो हमारी बड़ी वाली संख्या प्राप्त होती ना। ठीक वैसे ही हमने क्या किया कि माना कि वह संख्या, उसमें से एक संख्या x माना, छोटी वाली संख्या हमारा x हो गया। अब बड़ी वाली संख्या क्या होगी, तो अंतर को जोड़ना होगा छोटी संख्या में, x में 26 हम जोड़ देंगे तो हमारा बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी दोनों संख्या हमको मिल चुका है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न जो बोल रहा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तो लिखते हैं हम लोग इसको प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिख करके क्या करेंगे मेरे बच्चे ना, बोल रहा है प्रश्न कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, जो बड़ा वाला है वह 3 गुना होगा छोटे वाले के। जो ये बड़ी संख्या हमारे बच्चे हैं, ध्यान से सुनो मेरे लाल, जो बड़ी संख्या है वह 3 गुना है छोटका के। तो अगर छोटका में हम 3 से गुणा करें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटका संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो हमको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे, 3x बराबर, ये हमारा ब्रैकेट टूट जाएगा, ब्रैकेट को हटा लीजिए, x हमारा इधर प्लस में, इधर गया तो हो जाएगा माइनस में, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर बराबर 26 बच जाएगा। 3x में से 1 x घटेगा, 2 x बचेगा, बराबर 26। 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि x का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 13। यानी कि छोटी संख्या जो हमको मिलेगी वह मिल जाएगी 13 और बड़ी संख्या कितना होगा, तो x प्लस 26, यानी कि 13 प्लस 26 बराबर हो जाएगा 39। यानी कि आप लिख दीजिएगा छोटी संख्या बराबर, उत्तर लिखेगा यहाँ पर नीचे, उत्तर बराबर x बराबर, यानी कि छोटी संख्या, या फिर लिखेगा पहली संख्या, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पहली संख्या बराबर 13 और वैसे ही दूसरी संख्या बराबर कितना होगा भैया, दूसरी संख्या बराबर हमारा बनेगा 39। यही आपका बन गया आंसर। क्लियर है ना, मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आराम से, बड़े सीधा से बैठ के देख रहे होंगे, एकदम
एकदम पेन पेपर उठा लीजिए, पेन पेपर उठा के एकदम आराम से कहीं बिछौने पे बैठ जाइए भैया, कहीं भी प्लास्टिक मार के बढ़िया से बैठ जाइए। आप इस तरह हवाबाजी में मत देखिए इसको, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। आपको अभी लगेगा कि समझ आ रहा है, फिर बाद में भूल जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मेरे लाल इसका आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत आसान है, बहुत छोटा है, 2 नंबर में इसके आने की संभावनाएं है। क्या बोलता है ना कि द्विघात समीकरण 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। इनका मूल का मतलब होता है इनका जो अल्फा और बीटा है, यानी कि इसके जो गुणनखंड है बस वही कर दीजिए। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो किसी भी द्विघात का गुणनखंड करने के पहले गुणनखंड द्विघात को उतारिएगा, उसके बाद द्विघात को उतारने के बाद आप इसको कैसे हल करेंगे। अगर द्विघात का गुणनखंड आपको नहीं आता है तो एकदम एक बात मेरे ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं आता है ना, बस एक सब ध्यान रखिए, आगे वाले से पीछे वाले में गुणा कर दीजिए। आगे वाले से पीछे वाले में हम गुणा करेंगे 4 का 5 में, 4 5 20 हमको प्राप्त होगा। इसके बाद दोनों का चिन्ह देखिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस मिलकर हो जाएगा हमारा प्लस। क्लियर। इसके बाद बीच वाली जो संख्या है उसको उतार लीजिए। बीच वाली संख्या के सामने क्या चिन्ह है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह हम नहीं लेंगे, बस चिन्ह हमको इन दोनों आगे वाले का लेना था। प्लस प्लस मिलकर हम प्लस ले चुके हैं, अब बीच वाली संख्या उतार लेंगे। उतारने के बाद आप उतारने के बाद ऐसी 2 संख्या सोचो मेरे लाल, ऐसी 2 संख्या सोचो जिन दोनों का हम गुणा कर दे तो 20 प्राप्त हो जाए, और दोनों को प्लस का मतलब जोड़ेंगे, जोड़ने पे 9 प्राप्त हो जाए। तो संख्या मिलेगा 4 और 5, 4 का 5 में गुणा करने पर 20 मिलता है, और 4 को 5 में जोड़ देंगे तो 9 हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 9 के जगह पे हम 4 + 5 रख देंगे, और ये सब आगे वाली संख्या हमारी वैसे ही उतर जाएंगी। 9 हटेगा, इसके जगह पे 4 + 5 लगेगा, प्लस के 5 बराबर 0 कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे मेरे बच्चे, मेरे लाल, इसको हल करेंगे तो x का 4 में गुणा होगा बनेगा 4x, x का 5 में गुणा होगा बनेगा 5x, प्लस 5 बराबर 0। वैसे एक बात ध्यान देगा, चाहे 4 को आगे करो 5 को पीछे करो, चाहे 5 को आगे 4 को पीछे करो, कोई मान में फर्क नहीं आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर यहाँ पर 4 आगे करेंगे 5, आप जिसकी इच्छा उसको करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बन गया, अब इसमें कॉमन करना है। यहाँ पर अब दो को अंक का जुड़ा हो गया ना, अब कॉमन करना है। कॉमन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ध्यान समझिएगा। कॉमन का मतलब वह होता है ना, कॉमन को मतलब वह होता है कि एक समझो जैसे कि 2 ग्रुप है, जैसे मानो कॉमन जिनको लेना सीख लीजिएगा, जैसे मानो कि 2 ग्रुप है, हमें कुछ लड़के हैं, हमें कुछ लड़के हैं, और आप मानो कि चले गए इनके पास से, जैसे मानो कि आप इनसे कुछ पार्टी कर रहे हैं, मान लो कहीं जश्न करना है, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी किस खुशी में, तो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के होने की खुशी में, होने की खुशी में, हो जाने के बाद नहीं, होने की खुशी में, ठीक है। अब ले रहे हो आप पैसों का कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे और कुछ बच्चे इसमें हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पार्टी मनाने के लिए पैसा लोगे, तो पार्टी मनाने के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों से पैसा लोगे, तो अब आप क्या करोगे, पैसा दोनों से बराबर लोगे। अब ये तो नहीं कि वो अधिक लोगों से कम लोग, ऐसा तो नहीं होगा, पार्टी में लोग बराबर ही पैसा देते हैं जनरली। तो होगा क्या, वो अलग बात है, कोई दोस्त अधिक दे दे वो अलग बात है, तो जनरली बराबर लिया जाता है। अगर मानो कि इसके पास 30 रुपया है और इसके पास 50 रुपया है, तो तुम क्या कहोगे कि 50 रुपया तुम दो, तुम 30 रुपया दो? नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। आप कहेंगे कि भैया तुम्हारे पास 30 रुपया है, तुम्हारे पास 50 रुपया है, तो ऐसा करते हैं कि कम वाला ले लेते हैं। अगर ये कहे कि हम 50 रुपया दे रहे हैं, तो ये 50 रुपया नहीं दे पाएगा, इसके पास है या नहीं, तो कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा। तो अब क्या करोगे, आप कहोगे ना कि ऐसा है कि तुम्हारे पास 30 रुपया है ना, तो तुम 30 को दे दो, इससे भी कहो कि तुम भी 30 रुपया दे दो। आसान है। छोटका वाला जो हम पैसा लेंगे तो बड़का वाला भी उतना दे देगा, लेकिन बड़का वाला से ले लेंगे तो छोटका वाला उतना पैसा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जब भी होता क्या ना कि छोटे वाले से तुलना की जाती है जब कॉमन लेना होता है, तो कॉमन में भी वही रूल लागू होता है कि जो संख्या छोटी है वही बाहर लेना होता है, बड़े वाले से नहीं लिया जाता है। तो यहां पर क्या कॉमन होगा मेरे बच्चे, यहां पर क्या कॉमन होगा, तो देखो 4 इसमें भी है, छोटा वाला में तो 4 इधर भी है, 4 कॉमन हो जाएगा। x यहाँ 2 है और यहाँ सिंगल x है, तो छोटा ही है ना, तो ये वाला कॉमन लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद 4 से 4 में भाग देंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ 2 x था, में से 1 x बाहर निकल गया, सिंगल x बच जाएगा, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, खत्म, x भी खत्म, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन होगा बच्चे, तो यहाँ पर प्लस के 5 कॉमन करिएगा। यहाँ से 5 क्यों कॉमन कर रहे हैं, तो देखो इधर x है लेकिन इधर x नहीं है, और इधर 5 है तो इधर भी 5 है ना, 5 छोटा वाला है, 5 दोनों लोग दे सकते हैं, तो 5 ही कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस यहाँ से 5 निकल जाएगा, 1 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए x + 1 और x + 1 दोनों ब्रैकेट सेम जा रहा है, आप गुणनखंड से ही जा रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x + 1 ये दोनों अलग अलग है, उसको एक जगह लिख लेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा 4x, इसके सामने वाला क्या है, प्लस के 5 है, इस ब्रैकेट
ब्रैकेट के सामने 4x और इसके सामने प्लस के 5 बराबर हम कर लेंगे 0 मेरे बच्चे, कर लेंगे 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 किया जाएगा, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x + 1 बराबर 0 होगा। तो x के साथ 1 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, एक वैल्यू आपका हो गया -1। अब अगला क्या लिखेंगे, 4x + 5 बराबर 0। 5 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, माइनस में, और 4 इधर गुणा में उधर गया तो भागा में होगा, यानी कि आपका बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में -5/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यही हमारा दोनों आंसर हो गया। यानी कि आप लिखिएगा उत्तर में अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर -5/4। यही दोनों आपका आंसर, अल्फा और बीटा, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको द्विघात का गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया होगा, मजे मजे में। अब आपको द्विघात का गुणनखंड कहीं भी देगा तो आपसे छूट के नहीं जाएगा मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपसे छूट के नहीं जाएगा, इसको चुटकियों में रौंद देंगे। ठीक है ना? इस तरह का द्विघात आ गया या फिर कैसा भी द्विघात आ गया, चुटकियों में रवा दिएगा आगे से पीछे का गुणा करके। क्लियर है बच्चे? अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न नंबर 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ना कि एक सेंटीमीटर व्यास वाला, 1 सेंटीमीटर व्यास वाला और 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की छड़ है तो उसका आयतन क्या होगा। मतलब एक समझो, एक मेरी बात समझो, कैसा आपको एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, रुक जाओ, एग्जांपल है दिख रहा है आपको, ठीक है ना? ये थोड़ा सा उस तरह का नहीं जैसा बोल रहा है उस तरह का नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन लगभग वैसा है, मान सकते हो, लगभग मान सकते हो। ठीक है ना? थोड़ा समझिएगा। जैसे आपसे बोला क्या जा रहा है, इसको साफ कर लो। ठीक है, जैसे आपसे बोला क्या जा रहा है कि एक तांबे का तार है। सबको पता है तांबा का तार खैर पतला होता है, लेकिन मान लेते हैं कि बहुत मोटा है। वह मोटा इस तरह का मोटा है। ठीक है, इतना मोटा। आप लोग देख लो भाई, आपके पास लेकर जा रहा हूं मैं, देख लो कितना मोटा है, देख लो, देख रहे हो ना, देख लो इतना मोटा और इतना लंबा है। तो मान लेंगे कि जो तांबा का तार है उसका व्यास है 1 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा भाई पानी गिर रहा है यार, पानी गिरने लगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसे है ना व्यास, थोड़ा इसमें देख लो, सही दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, सही। ठीक है, व्यास का मतलब ये जो गोला वाला हिस्सा है ना, ये गोला वाला हिस्सा पे यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो हमारा व्यास होगा। पानी भाई गिर रहा है, देखो पानी टपक रहा है इसका, इसके अंदर जितना पानी है ना सब पानी गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बचना थोड़ा इस पानी से। ठीक है, चलो कोनो बात नहीं, इस बोतल का पानी गिर जाए लेकिन तुम्हारा पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे दिमाग का पानी गिर जाएगा ना, फिर पेपर भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने दिमाग की पानी बचाओ, पेपर को बढ़िया से दो। ठीक है, अब देखो कैसे क्या करना है बच्चे, ये जो हमारा व्यास होगा, ये जो हमारा व्यास यहां से लेके यहां तक, इसका हमारा जो लंबाई दिया है वो 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जो इस तरह के बना हुआ जो हमारा ये छड़ है वह एक बेलंग का आकार ले लेगा, वह आकार लेगा बेलंग का, और इसका ऊंचाई जो दिया है मेरे बच्चे वह 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो इसका जो व्यास 1 है तो त्रिज्या कितना होगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/2, यानी इसकी त्रिज्या हम 1/2 लिख लिए हैं और इसका जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम करेंगे क्या, इसके ऊपर हमसे क्या क्या पूछ रहा है बच्चे, तो बस इसका आयतन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यह बन गया है एक बेलन। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन मेरे बच्चे होता है पाई आर का स्क्वायर इंटू के एच। क्लियर है ना? पाई आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, व्यास में 2 से भाग देंगे, त्रिज्या हमको प्राप्त होता है। आर का स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 1/2 और एच हमारा बन जाएगा 8। इसको हल करेंगे 2 दूना 4, 2 में 2 से गुणा करने पर 4 होगा, 4 से 8 घटाएंगे 2 बनेगा। अब गुणा कर लेंगे 22 दूना 44, 22 दूना 44/7 सेंटीमीटर का क्यूब आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर है ना? यही आपका बन गया है आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है, मजे मजे में हो जा रहा है बच्चे। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न इसका 4 देख लेते हैं भैया। ये तो प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति का एक रामबाण है। ये समझो कि इस तरह का प्रश्न अक्सर निर्देशांक ज्यामिति से देता है बच्चे। क्या बोल रहा है ना कि बिंदु -4,6 बिंदु ए बराबर -6,10 तथा बिंदु बी बराबर 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि आपके पास एक रेखाखंड है, इसको मानो ए, इसको मानो बी। ए का निर्देशांक आपको दिया है -6,10 और बी का निर्देशांक दिया है 3,-8, 3,-8। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसको जोड़ने, इन दोनों बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली है, ठीक है ना, जोड़ने वाली ए और बी,
ए और बी को मैंने जोड़ दिया, इस बिंदु दोनों बिंदु को हमने जोड़ दिया, इस बिंदु को भी और इसको भी मैंने क्या किया, मिला दिया। जोड़ दिया मतलब मिला दिया। उसको उसके ऊपर एक बिंदु है 4 कामा माइनस के 4 कामा 6, कहीं पे सी मान लेते हैं, माइनस के 4 कामा 6 इसको मान लेते हैं। अब बोला जा रहा है मेरे बच्चे कि जो ये बिंदु सी है वह इन दोनों को किस अनुपात में विभक्त करेगी, तो हम मान लेते हैं बच्चे, तो m अनुपात n मान लेंगे। जहां पर भी अनुपात आपको नहीं पता हो मेरे बच्चे, मेरे लाल, वहां पे m अनुपात n मान लीजिएगा। अब m अनुपात n मानने के बाद हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र इसको ये होता है ना कि जैसे मानो इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, जो निर्देशांक है इसका नामकरण कर दीजिए, तो आगे वाले को x1 y1, आप पीछे वाले पे आ जाइएगा, इसको मानेगा x2 y2। आगे हमेशा x होता है, पीछे y होता है, और जो बीच में है ना इसको बस x और y मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र हमारा होता है, अनुपात दे तो आप x y दोनों का सूत्र मत लिखिएगा, बस a का सूत्र लिखिएगा x का। तो x बराबर हमारा सूत्र बनता है मेरे बच्चे, मेरे लाल, x बराबर सूत्र बनता है कि n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपान में m प्लस के n, m प्लस n। अब यहाँ पर x की वैल्यू और n और m और x2 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे। अब वैल्यू कैसे रखा जाएगा, देखो अगर आपको सूत्र याद तो कोई सही बात है, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। जानते क्या करते हैं, हे x के लिए, हे x के लिए, हे x में एकरा उल्टा अनुपात से गुणा करते हैं, और हे x में एकरा उल्टा अनुपात से गुणा करते हैं। ट्रिक समझिएगा, सूत्र प्राप्त करने का ट्रिक समझिएगा कि इस x में अगर x ज्ञात करना है या x प्राप्त करना है तो x के लिए दोनों x ले लेंगे, लेकिन इस x में इसके उल्टा वाले अनुपात से गुणा होगा और इस x में इसके उल्टा वाले अनुपात से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनेगा क्या, x की वैल्यू माइनस के 4 है, सूत्र यहाँ से लिख लीजिए, सूत्र का मान बिठा के रख सकते हैं। तो x का मान कितना दिया है बच्चे, माइनस के 4, n का मान हमको नहीं पता है, n रख लेंगे, इंटू x1 की वैल्यू कितना है, माइनस के 6 प्लस m का मान नहीं पता है, x2 की वैल्यू कितना है बच्चे, 3 प्लस के 3 अपान में m प्लस n कर देंगे, माइनस के 4 के साथ, माइनस के 4 के साथ m प्लस n इधर भागा में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, m प्लस n इधर गुणा में हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा n से 6 में गुणा करेंगे तो माइनस के 6n बचेगा, माइनस के 6n बचेगा, और 3 से m में गुणा करेंगे प्लस के 3m बनेगा। अब सभी को यहाँ ब्रैकेट इसका तोड़ेंगे, 4 से m में गुणा होगा तो बचेगा माइनस के 4m, और 4 से n में गुणा होगा तो माइनस के 4n बराबर माइनस के 6n प्लस के 3m। अब m को एक संग है और n को एक साथ किया जाएगा, तो 6 इधर n है और 4 इधर n है। ऐसा करते हैं ना कि 6n को इधर भेज देते हैं, इधर प्लस में, इधर का तो हो जाएगा माइनस में, और 4n इधर है, m इधर है, इसको m के तरफ भेजते हैं, 4m इधर माइनस, उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ बचेगा क्या 4n, और ये 6n इधर माइनस, इधर का तो हो जाएगा प्लस के 6n बराबर ये 3m पहले से ही था, और 4m इधर माइनस में, उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, मेरे बच्चे हो जाएगा। इसको हल करेंगे, ये माइनस प्लस मिलके होता है माइनस, यानी 6 में से 4 गया, माइनस के 2n प्राप्त होगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस के 4 में से 6 गया, तो इसको घटा लेंगे हम लोग, 6 में से 4 घटाएंगे, प्लस के 2 प्राप्त हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, 4 और 3 मिलकर हो जाएगा 7m प्राप्त होगा। इसको थोड़ा ऊपर मैं लिख देता हूँ, यानी कि 2n बराबर 7m हम यहाँ से प्राप्त किए हुए मेरे बच्चे। अब इसको कैसे करोगे ध्यान से समझना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं एक ही तरफ कर दो, तो यहाँ पर n इधर गुणा में, उधर गया तो हो जाएगा भागा में, यानी कि बनेगा क्या, और 7m के साथ इधर गुणा में, इधर है तो हो गया भागा में, यानी कि यहाँ पर m बटा में n हो जाएगा, यानी कि m बटा में n बराबर 2 बटा में 7, यानी कि m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 7। यही क्या बन गया हमारा, यही बन गया इसका आंसर। क्लियर है ना, यही हमारा बन गया आंसर, यानी कि हमारा इसका जो वैल्यू हो रहा होगा वह m का 2 हो रहा होगा और n का 7 हो रहा होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, इसका अनुपात हमको प्राप्त हो चुका है। क्लियर है ना। अब हम लोग आधा प्रश्न खत्म कर चुके हैं, अब आ गए हम लोग प्रश्न नंबर 5वें पे। अब आधा खत्म करने की खुशी में आपको मैं एक छोटी सी शायर सुनाता हूँ, थोड़ी सी हाई भी है, दिल थाम के सुनिए। तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, कि तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है, मैं हंस कर सहूंगा तेरा हर गम मेरी इम्तिहा जहां तक है। तू सोच रही है कि मुझे दर्द कितना हुआ होगा, कि तू सोच रही है कि मुझे दर्द कितना हुआ हो, जानी मैं देख रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है।
तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न 5वां को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है हम लोगों से 3x का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल को ज्ञात करो। इसके मूल क्या है बच्चे, ये ज्ञात करना है। ए लाल, जो ना प्रश्न सिखाया है ना द्विघात के गुणनखंड, वो सही एक चुटकी में तनी मसल होता तो मसल के दिखाओ कितना लोग मसल रहे हो। ठीक है, इस वीडियो को अभी रोको, अभी रोको और रोक करके इसको अभी कॉपी कलम उठाओ और हल करो। हल करके इसके दोनों मूल ज्ञात करो, अल्फा और बीटा। देखता हूं कितने लोग मसलना सीख गए द्विघात समीकरण को। पता है बच्चा, तो लोग नाटक करता है, पता है काम चोरी कर रहा है ना, कलम कापी नहीं उठाएगा मुझे पता है, बस मने में सोच रहा होगा। लो देखो, सोच रहा है कि मास्टर साहब हल कराएंगे ना, लो हल करा देते हैं। क्या लिखा है 3x का स्क्वायर। अब देखो करते क्या है ना कि जो भी कोई प्रश्न दे आगे वाले से पीछे वाले में हम गुणा करते हैं। द्विघात का नियम तो यही सिखाया था ना, कैसे मसलने वाला बताए थे कि आगे से पीछे वाले में गुणा करेंगे। तो 3 का हम गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना के 6। इनका चिन्ह देखेंगे प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में कौन संख्या उसको उतार लीजिए, 2 करड़ी में 6 उतार लेंगे। यहाँ का चिन्ह क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे मेरे लाल। अब देखो, अब तो नहीं, ध्यान से समझो। आप लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग करड़ी में 6 नहीं कर पाओगे, लेकिन टेंशन ना लो, क्योंकि हम आपके साथ में आपको हम सिखा रहे हैं करड़ी में कैसे हल किया जाता है। अब देखो बच्चे, ऐसी दूगो संख्या सोचो मेरे बचवा मेरे लाल कि जो ना के गुणा करे तो 6 प्राप्त हो जाए और उन दोनों को प्लस मतलब जोड़ने पे 2 करड़ी में 6 प्राप्त हो जाए। ऐसी दो संख्या सोचो, एकदम सिंपल है, एक लाइन का। देखो ये बताओ, करड़ी में 6 से करड़ी में 6 का गुणा करने पे करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा। करड़ी में 6 और करड़ी में 6 को जोड़ने पे, करड़ी में 6 करड़ी में 6 को जोड़ने पे 2 करड़ी में 6 प्राप्त होगा। 2 हाली है तो 2 करड़ी में 6 लिखेंगे ना, तो वही तो है मेरे बच्चे मेरे लाल। यहाँ पर 2 करड़ी में 6 को करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 आप लिख दीजिए, यही लिख दीजिए। और यहाँ पर द्विघात में 2 करड़ी में 6 हटेगा और ओकरा जगह पर 6 करड़ी में 6 सटेगा। तो लगाइए यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 2 करड़ी में 6 हटा लीजिएगा, सॉरी माइनस है, माइनस और x को आगे कर लेंगे, 2 करड़ी में 6 हट जाएगा। इसके जगह पे ब्रैकेट में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस 2 बराबर 0 हम कर लेंगे। ठीक है बच्चे, बराबर 0 हम कर लेंगे। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस x से करड़ी के 6 में गुणा होगा तो यहाँ पर बन जाएगा करड़ी के 6x, फिर माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, x से करड़ी के 6 में गुणा होगा तो करड़ी के 6x प्लस 2 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 0। बराबर 0 करने के बाद यहाँ पर 2 का जोड़ा बना के करिए कॉमन। अब देखिए कौन सा अंक दोनों में से कॉमन हो सकता है। अब तो बड़ा अजीब चीज है भैया, है ना करड़ी में है ना बिना करड़ी, ये कैसे किया जाए। तो करड़ी है ना बढ़िया इसे करड़ी में बनाओ। करड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 x का स्क्वायर। ध्यान समझे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं मेरे बच्चे, एकदम बेसिक से। करड़ी में 6 को हम लिख देंगे करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 2x माइनस, फिर यहाँ पर करड़ी में 6 है, करड़ी में 6 को करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 2 लिखिएगा x प्लस 2 को हम लिख लेंगे करड़ी में 2 गुणते करड़ी में 2, करड़ी में 2 गुणते करड़ी में 2 लिख देंगे। कोई संख्या एक बार हो ना तो उसको आप 2 बार करड़ी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बराबर 0। अब देखिए क्या यहाँ से कॉमन हो सकता है, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है। तब मेरे बच्चा ध्यान से देखो, मेरे लाल ध्यान से देखो, करड़ी में 3 है नहीं हो, करड़ी में 3 है नहीं हो, x हेनियो है, x हेनियो है तो x कॉमन कर लीजिएगा। एगो करड़ी में 3 खत्म, एगो x खत्म, तो यहाँ बच जाएगा एगो करड़ी में 3 और 2 x में से एगो x निकल गया तो एगो x बच जाएगा माइनस, फिर करड़ी में 3 एगो निकल गया तो बचेगा का करड़ी में 2, एगो x था वो बाहर निकल गया तो काम खत्म है। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन करेंगे, तो देखो यहाँ पर माइनस कॉमन होगा कि प्लस कॉमन होगा, तो चिन्ह यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ पीछे देखिए प्लस है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा ना, अलग अलग रहेगा तो माइनस कॉमन होगा, और दोनों का सेम एक जैसा हो गया तो प्लस कॉमन होता है। अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस हो जाता तो प्लस कॉमन करते हैं, और यहाँ अपना माइनस यहाँ प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस कॉमन किया जाएगा। क्लियर बच्चे। अब देखो 2 करड़ी में यहाँ पे, करड़ी में 2 यहाँ पे सेम है ना, करड़ी में 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, करड़ी में 3x माइनस के करड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब देखिए यहाँ पर करड़ी में ये वाला ब्रैकेट हमारा सेम है, इसको एक जगह उतार लेंगे,
इसको एक जगह और अगला ब्रैकेट में हाई उतर जाएगा, करड़ी में 3x, इसके सामने क्या है माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। एक बात बताएं आपको, एक छोटी बात बताएं, ध्यान से सुनिएगा। हाई देखिए मेरे लाल, अगर आपकी नजर थोड़ी सी तेज काम कर रही होगी, अगर आपकी रोशनी काम कर रही होगी, समझ रहे ना, रोशनी है कि नहीं, आपकी रोशनी है ना, तो थोड़ा सा भी रोशनी काम कर रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे। और रोशनी नहीं काम करता तो सपना देखते हैं, द्विघात का सपना भी नहीं देखते हैं। अरे बच्चा, सपना देखना तो बड़ा आसान है, सपना सुतले में नहीं देखा जाता, जागो के सपना देखते हैं, समझ रहे हो ना। सपना पढ़ती हुई क्लास में देख लेना उसको, ठीक है। देखो यहाँ पर सपना में नहीं देख रहे हो तो रोशनी से देखो अपने। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, दोनों का दोनों सेम है, इसको एक बार लिख दीजिएगा, करड़ी में 3 माइनस के 2, करड़ी में 2 का स्क्वायर, देखो दोनों संख्या सेम है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 0। अब बराबर 0 है ना, तो स्क्वायर से 0 खत्म हो जाता है, मतलब वर्गमूल करते हैं तो इधर वर्गमूल कर देते हैं 0 का, तो इधर भी वर्गमूल, इधर भी वर्गमूल, वर्ग खत्म हो गया इसका। यहाँ पर क्या बचा, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। अब देखो इसको हल कर लेंगे हम लोग, इसको हल कर लेंगे, 2 हमारा इधर माइनस में, थोड़ा इधर को ऊपर हल करता हूँ। यहाँ पर करड़ी में 3x, 2 इधर हमारा माइनस में, उधर क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस में हो जाएगा। और करड़ी में 3 इधर गुणा में, उधर क्या हो जाएगा बच्चे, भागा में हो जाएगा, बट्टे में भागा में, यानी कि हो जाएगा क्या हमारा 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा बन गया आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे, उम्मीद है कि आपको बड़े आसानी से बड़े मजे में समझ में आ रहा होगा। देखो द्विघात चाहे जैसा भी प्रश्न दे, नियम तो हम यही लगाएंगे, नियम मुन्ना भैया, चाहे नियम चाहे जोनो भी हो जाए, नियम हमेशा यही लगेगा मेरे मुन्ने मेरे लाल, नियम हमेशा यही लगेगा। हाँ कहीं के अंक अलग दे दे, कहीं पे कैलकुलेशन अलग दे दे, माइनस प्लस अलग दे दे, तो आपको पकड़ना ना पड़ेगा अपनी रोशनी के दम पे, चाहे अपना सपने में पकड़ लीजिए, क्या करना है वो तो आपकी मर्जी है, जैसे पकड़ना है, पकड़ने में तो आप लोग माहिर हैं, ठीक है। हाँ तो मेरे बच्चे मेरे लाल, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, केवल का पूछ रहा है, जन बचपन में पढ़े थे, पैदा होते हुए पढ़े थे, लसा मसा हुए पूछ रहा है 10 में, देख रहे हो ना बबुआ, कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है, 867 और 255 का लसप और मसप का होगा। अरे बचवा, एक लसप मसप पूछ रहा है ना, तो पहले लसप है जो बबुआ की तरफ पढ़े हो ना, ए तरह मत निकालो, पहले आप इसका निकाल लो HCF, ठीक है, इसका निकालो मसप, लिख लेना 867 और 255 का मसप बराबर क्या होगा बच्चे, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 867 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 3 से कटेगा, 3 गुणते 17 गुणते 3 गुणते 17, 3 से 17 गुणते फिर 17 का में 17, ठीक है, इतना आएगा। फिर 255 में भाग देंगे हम लोग, 255 में भाग देंगे, 5 2 7 7 5 12, हाँ 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा ना, 5 2 7 5 12, हाँ 3 से कट जाएगा 3। इसके बाद क्या बनेगा, 3 से कटाएंगे, फिर 3 8 है 24, 8 फिर 5 बार जाएगा, फिर 17 बार जाएगा। क्लियर है, इस तरह से जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है बच्चे, तो इसका मसप हमसे पूछ रहा है ना, तो मसप का मतलब ये होता है मेरे बच्चे मेरे लाल, कि वह संख्या जो दोनों में हो रही हो। तो देखो मेरे बच्चे, 3 दोनों में है, 17 भी दोनों में है, यानी कि इसका HCF कितना बनेगा मेरे लाल, इसका HCF जो बनना होगा वह 3 गुणते बन जाएगा 17, यानी 17 तिया 51 बनेगा, 17 तिया कितना बनेगा 51। इसका HCF जो हो रहा होगा वह 51 प्राप्त हो रहा होगा। तब इसका LCM प्राप्त करना है ना। अब हो तेरे बबुआ वाला काम मत करिए, पहले ही बोला हूं, क्या करें ना, इसका LCM कितना होगा बच्चे, देखो सूत्र आप लोग पढ़े हैं, एगो सूत्र आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th वाले में, कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो हमको LCM ज्ञात करना है, तो हम LCM को इधर छोड़ देंगे, LCM बराबर HCF इधर गुणा में उधर गया तो हो जाएगा भागा में, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बटा में HCF होता है, ये हमको LCM ज्ञात करने के लिए। तो LCM बराबर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, पहली संख्या हमको दिया है 867 इंटू दूसरी संख्या दिया है 255 अपान में HCF कितना दिया है भैया, 51 दिया है। अब बटे में 51 हम कर लेंगे। अब देखो इसको कटा के आप लोग हल कर लेना। अब इतना भी लापरवाही करोगे तो बोर्ड का पेपर देना है भैया, इतना आलसी मत बनिए, इतना ही गुणा भाग है, कम से कम अपने दिमाग का प्रयोग करिए। कुल मास्टर साहब के ऊपर छोड़ देंगे तो पेपर आप लोगों को मास्टर साहब को नहीं देना है, आपको देना है, ठीक है। तो इसको कटा के दीजिएगा, घर से कटा लीजिएगा बच्चा। अगर दिमाग बुद्धि नहीं काम कर रहा है ना, मम्मी से पैसा मांग लीजिएगा, चाहे पापा से पैसा मांग लीजिएगा, और नहीं पैसा होगा तो गेहूं चाउर चुरा के
अब बेच के हॉर्लिक्स किन लीजिएगा, पीजिएगा, बुद्धि बढ़ेगा, ठीक है ना। हॉर्लिक्स कीजिए, दूध पीजिए, हॉर्लिक्स पीजिए, और उससे काम ना करना बादाम हो तनी पावर बादाम लेके सुबह सुबह चबाओ बिना मुंह धोले, तो अब आपका बुद्धि काम करेगा, गुणा भाग करना शुरू कर दोगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। कर लेना, तो बड़ी मार मारेंगे, बता दे रहे हैं हम, अगर मालूम चला कि गड़बड़ करिए बड़ी मार मारेंगे, मिल जाओगे तब, ठीक है ना। तो इसका HCF इसका LCM निकालना मेरे बच्चे। अगला प्रश्न नंबर 7 मेरे लाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, थोड़े से ध्यान लगाइएगा। ये त्रिकोणमिति वाला प्रश्न दिया है मेरे बच्चे मेरे लाल। अगर कोनो भी त्रिकोणमिति का प्रश्न देगा ना, जो इसमें रूल जो बता रहा हूं वो रूल अपना के जाना, पेपर में पक्का आपका प्रश्न बन जाएगा। सिद्ध करने वाला दे रहा होगा तब। सिद्ध करने में क्या होता है कि बराबर यहां लगाता है, एक हेने कुछ पक्ष लिखता है, अब बराबर के इधर कुछ पक्ष, दो तरफ कुछ पक्ष लिखता है, कुछ हेनियो, समझ रहे हो। बराबर के दाया वाला हेने होता है बाया, दाहिना तरफ है ना इसको बोलेंगे दाया पक्ष, हेने है ना बाया तरफ तो बाया बोलेंगे इसको, ठीक है, बाया पक्ष, ठीक है ना। दाया और बाया, समझ रहे हो, दाया बराबर बाया, दोनों बराबर होना चाहिए, कोनो छोट कोनो बोड़ ना हो बचवा। तुम लोग तो माहिर हो बराबर करने में, कोनो छोट रहेगा गब्दे नाप के बराबर कर देते हो, नहीं करते हो। तो वैसे ही देखो इसको बराबर कैसे करना होगा बच्चे, इसको दिखाना कि हेकरा बराबर है, कैसे करोगे पता है, इसका 2-3 नियम है। या तो तुम इधर वाला करते जाओ, हेने वाला करते जाओ, दाहिना वाला करते जाओ, अब बाएं वाले को रोके रहो, हेकरा करते करते हेकरा बराबर दिखा दो, या फिर हेके रोक लो, हेकरा करते जाओ, हेकरा बराबर दिखा दो, या फिर दोनों को संग ही करो, दोनों को संग ही ले जाओ और दोनों बराबर आपस में हो जाए, तब वो आपका हो गया हल। तो 3 तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को हल करेंगे। भैया आप लोगों को तो इंटरेस्टिंग है दोनों में करने में, तो दोनों लो हल करते हैं, इसको भी दोनों पक्षों को साथ लेके चलते हैं। तो जब भी इस तरह का साथ लेके चलने के लिए बोले ना, तो सबको साइन और कास में बदल दीजिएगा, सबको साइन कास में बदल दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, कोसेक ए को लिखेंगे 1 में साइन ए, मेरे बच्चे 1 में साइन ए लिखेंगे, माइनस साइन ए को हम साइन ए ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहां पर सेक ए है, इसको करेंगे 1 में कॉस ए, माइनस कॉस ए को हम कॉस ए रहने देंगे, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 में टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए, और बटा में कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए, और बटा में साइन ए। बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, बड़े मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। टेन का सूत्र होता है साइन बटे में कॉस, प्लस है तो प्लस, कॉट का होता है कॉस बटे में साइन। 1 था मैंने 1 लिख दिया। अब इसको हल करूंगा, इसका हर कुछ नहीं 1 मान लेंगे, हर कुछ नहीं 1 मान लेंगे। ये बताइए 1 का और साइन का हर बनता है, LCM बनता है साइन ए। अब साइन से साइन में भाग देंगे खत्म, तो बचेगा 1, प्लस 1 से भाग देंगे साइन में तो साइन बढ़ जाएगा, साइन बच जाएगा, और साइन का साइन में गुणा कर देंगे तो बनेगा साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मेरे बच्चे। अब वैसे ही कॉस का और 1 का LCM हमारा बनता है कॉस ए, और कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा 1 माइनस के, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस के 1 से भाग देंगे कॉस में तो कॉस बढ़ जाएगा, और कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, क्लियर बच्चे। अब बराबर इसको देखो कैसे हल करेंगे, 1 में साइन और कॉस का LCM क्या होगा, साइन इंटू कॉस बन जाएगा, साइन ए इंटू के कॉस ए बन जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, बचेगा साइन, और साइन का साइन में गुणा करेंगे मेरे बच्चे तो बनेगा साइन ए का स्क्वायर, प्लस फिर साइन से साइन कैंसिल, बचेगा कॉस, और कॉस का कॉस में गुणा करेंगे बनेगा कॉस स्क्वायर ए। बस इतना छोड़ दीजिए, अब आगे हल करते हैं। ये बताइए एगो सर्वसमीका आपको याद होगा, एगो सर्वसमीका याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम साइन को इधर छोड़ दें, साइन स्क्वायर को इधर छोड़ दें, तो कॉस इधर प्लस में उधर गया तो माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा। और वैसे ही कॉस का लिखना होगा, तो साइन इधर प्लस में उधर गया तो माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा मेरे बच्चे। इन्हीं तीनों का प्रयोग वहां पे करना होगा, इन्हीं तीनों को। अब कैसे करेंगे, तो ये देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर बनेगा मेरे बच्चे कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन स्क्वायर ए, क्लियर ना, साइन स्क्वायर ए नहीं, सॉरी साइन केवल ए है, केवल साइन ए है तो साइन ए कर देंगे इनटू, अब यहां पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए, यहां पर कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस ए है तो कॉस ए कर लेंगे। अब देखो मेरे बच्चे कॉस सिंगल, दो का से कास खत्म, एगो साइन है ना, दूगो साइन है, दूगो साइन ना, स्क्वायर मतलब दूगो, तो एगो से एगो खत्म, एगो बच जाएगा। अब बराबर ही यहाँ क्या होगा मेरे बच्चे, ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है मेरे लाल, कितना होता है संभा, एगो होता है 1, यहाँ कितना बचेगा नीचे साइन ए इंटू के
कॉस ए बचेगा नीचे। अब इसको पलाट लेंगे, इसको पलाटेंगे और इसको भी हल कर देंगे। तो ये कॉस ए इंटू साइन ए की वैल्यू हो जाएगा साइन ए इंटू के कॉस ए, थोड़ा क्रम में लिख लीजिएगा, साइन को आएंगे कास को पीछे, इसको पलाट देंगे तो साइन ऊपर ही सब ऊपर चल जाएगा पलट के, तो बचेगा साइन ए इंटू के कॉस ए। अब देखो मेरे बच्चे दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब दोनों बराबर हुआ कि नहीं, इसको भी हल किया मैंने, दायां पक्ष भी और बायां पक्ष दोनों पक्ष हल किया, लास्ट में दोनों को बराबर दिखा दिया। क्लियर है मेरे बच्चे, यानी कि दोनों पक्ष हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसी को बोलेंगे क्या, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। क्लियर है बच्चे, आप लोगों ने सिद्ध कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। क्लियर है मेरे लाल। अब अगला प्रश्न नंबर 8 बच्चे, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अभ्यास 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले से दिया गया है। क्या दिया है ना कि एक घर है, एगो घर है और घर के ऊपर से, घर के सामने एगो टावर है, ध्यान समझिएगा, एगो घर है और घर के सामने एगो टावर है। घर के छत्ता पे चढ़ के, घर के छत्ता से जो टावर है ओकरा छत्ता का उन्नयन कोण 30 अंश, तो हमने 30 अंश बना दिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो घरवा है ना, घरवा के नीचे से छतवा के ऊपर टांग रहे हैं, ऊपर ताक रहे हैं, तो उन्नयन कोण 60 अंश हो जा रहा है। और जो घर है ना, घर का ऊंचाई 15 मीटर दिया हुआ है, तो हमसे ई पूछ रहा है ना बच्चे कि ई बताइए जो टावरवा है ई कितना ऊंचा है, और जो घरवा है ना ई टावर से कितना दूर है। दो प्रश्न पूछा, टावर कितना ऊंचा और घर जो है टावर से कितना दूर बना है। और दो चीज दिया है हमको, 3 चीज कि टावर के जैसे घर के छत्ता पे खड़ा होके टावर के छत्ता पे ताको, पता है क्या देखना है, सुखाने के लिए छत पे कपड़ा ही नहीं सुखाया जाता है, देखो किस कलर की सुखा रहा है छत पर, समझ रहे हो, देखो छत्ता पे कौन कलर किस कलर का सुखा रहा है। एक बार नीचे उतर के फिर ताको, शाम हो जाए, पहले सुबह छत्ता पे ताको और शाम हो जाए तो फिर नीचे से छत पे ताको कि दादा ये बड़ा कौन कलर का सुखा रहे हैं, समझ रहे हो कि कौन कलर है कि ये नहीं है, ये देखना है 2 टाइम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यही मिलाना है यहाँ से कि यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 अंश है, यहाँ से 60 अंश है, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी और बिल्डिंग के जो टावर की हाइट क्या होगी और बिल्डिंग टावर से कितना दूर बना है, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है प्रश्न बचवा, बहुत सिंपल है। एगो बात बताओ, बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर दिया है ना, तो हाइट टावरवा बिल्डिंग जितना बढ़िया है ओकरे सीधे में टावर तक जाएंगे, तो टावर तक यहाँ तक अगर हाइट 15 सेंटीमीटर होगा ना, हयो 15 सेंटीमीटर होगा, एक ही बराबर आगे बढ़े हैं तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बिल्डिंगवा का पूरा हम टावरवा का हाइटवा मांगे हैं y, पूरा का पूरा y माने हैं, इतना 15 है, तो हियावा से लेके हियावा तक का हाइट कितना होगा, हियावा से लेके हियावा तक का हाइट कितना होगा मेरे बच्चा, कितना होगा, तो ये पूरा y था और हियावा से लेके हियावा तक 15 है, तो ये पूरा में से इतना काट के निकाल लेंगे तो इतनी बचेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा y है और y में से 15 निकल जाएगा, तो इतना हाइट बच जाएगा, इसका हाइट बच जाएगा। यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या, y माइनस के 15, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट हमारा बन गया, इस बिल्डिंग का हाइट यहाँ से टावर तक का निकल गया। क्लियर बच्चे, अब हम करेंगे सूत्र का प्रयोग। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, कैसे करते हैं, तो इस तरह के प्रयोग में आप ज्यादातर tan थीटा का प्रयोग करिएगा, ज्यादातर tan थीटा का। अब प्रश्न क्या बोलता है बच्चे, यहाँ पर देखो एक हमारा त्रिभुज है, इसको नामकरण करो A B C और इधर D मान लो, इधर E मान लो, ठीक है, ऐसे कर लो। अब देखो A, B और C जो है इस त्रिभुज में एक कोण दिया है हमको 30 अंश, इसका लंब पता है y माइनस के 15, आधार नहीं पता है, यहाँ आधार x माने थे, तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा, x ही होगा, दोनों आधार सेम होगा। तो इस त्रिभुज में लंब पता हो गया y माइनस 15, आधार पता हो गया x, तो कोण दिया है 30 अंश, तो प्रयोग करिए ना tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा में आधार होता है, और tan थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश, कोण का मान कितना दिया 30 अंश, लंब का मान कितना दिया y माइनस के 15, कोण के सामने भुजा लंब होती है और जिस पे टिका होता है वो आधार होता है, आधार कितना बनेगा x बनेगा। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो ध्यान दो, tan 30 का मान तनी सारणी एक बार सोच लो, सारणी क्या होता है, सारणी में मान आप लोग याद है कि नहीं याद है, कि कुल भकुआ के भूल गए हैं, भकुआ के भूल गए हो तो टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ हम है ना, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हैं, टेंशन ना लो, हम मैथाओ में तुमको पास कराएंगे, बस हमारा वीडियो तुम डेली देखते रहो, तनी उसको घंटवा जवन है ना, घंटवा को तनी तरह अंगुरिया के दबा दो, बहुत साल बार अंगुरिया होता है, दबा दो अंगुरिया के, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है ना। इस सारणी का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको खोल के देख लेना कि ट्रिक
ट्रिक से कैसे निकालते हैं सारणी की वैल्यू, आप ये देख लीजिएगा कि ट्रिक से सारणी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, तो आते हैं प्रश्न पे। 33 का मान हो जाएगा, 33 का मान 1/करड़ी में बच्चे। अब यहाँ पर y माइनस के 15 बटा में x कर लेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x का 1 में गुणा होगा तो x बनेगा, अब करड़ी में 3 से इसमें गुणा होगा तो y माइनस के 15 बन जाएगा। क्लियर बच्चे, तो यानी कि x बराबर आप करिए क्या, y करड़ी में 3 माइनस के 15 करड़ी में 3, समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिएगा। अब वैसे ही इसके इधर वाले को हल करेंगे। अब दूसरा कंडीशन लेंगे, इधर कंडीशन हमारा था त्रिभुज ABC वाले में, त्रिभुज ABC में था। अब अगला कंडीशन हो जाएगा हमारा बड़का वाला त्रिभुज, अभी छोटका ले रहे थे, अब बड़का त्रिभुज लेंगे। ये बड़का कौन सा है, तो देखो ये है ED और B, BED कर लो, चाहे BD अच्छा रहेगा, BDE जोन है। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, यहाँ पर कोण दे दिया, कोण के सामने की भुजा लंब, हाई बन गया आधार, तो यहाँ से लिख लेंगे क्या, त्रिभुज BDE में अब होगा क्या, tan थीटा बराबर सेम वही काम, लंब बटा के आधार, और tan थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश दिया है, 60 अंश बराबर लंब बटा के आधार, लंब का मान कितना दिया हो y, बटा में आधार का मान x। हल करेंगे, tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर y बटा में x, x है भागा में है गया तो गुणा में हो जाएगा, करड़ी में 3x बराबर y, यानी कि y की जगह पे आप करड़ी में 3x लिख दीजिएगा। समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 1 है। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देंगे मेरे बच्चे, समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि जहां पे y दिख रहा है वहां पे करड़ी में 3 × x रख दीजिएगा। यहाँ y है ना, यहाँ करड़ी में 3 × x रखिएगा, तो x बराबर क्या बनेगा, यहाँ से y हटेगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, करड़ी में 3x इंटू पहले से करड़ी में 3 था माइनस 15 करड़ी में 3। इसको हल कर लेंगे मेरे बच्चे, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा सिंगल 3, और सिंगल 3 है ना प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि x माइनस करड़ी में 3, x माइनस 3x बराबर माइनस के 15 करड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर बच्चे, ये माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो 3 गो में से 1 हो जाएगा तो हो जाएगा मेरे बच्चे कितना, 2 माइनस के 2x बराबर माइनस के 15 करड़ी में 3, इधर 2 हमारा गुणा में इधर है तो हो जाएगा भागा में, यानी x की वैल्यू हमको मिल जाएगा 15 करड़ी में 3 बटा में माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, 15 बटा 2 करड़ी में 3 आपका बन जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू। अब x का मान इतना आ गया है तो y का मान कितना आएगा, जस्ट यहाँ पे रख के निकाल लीजिएगा, जस्ट यहाँ पे रख करके इसको निकाल लीजिएगा। कितना आएगा देख लो, इधर मैं कर देता हूँ, y बराबर कितना आएगा, करड़ी में 3 × के x, x का मान हम लोग प्राप्त किए हैं कितना, 15 करड़ी में 3 बटा में 2, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 मिलकर हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू जो हमारा प्राप्त हो गया बच्चे 3 मिलकर 3 हो जाएगा ना, 15 तिया 45 बटे 2 आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी y की वैल्यू 15 बटे 2 और x का मान जो हमारा बनेगा वो 15 करड़ी में 3 बटे 2। क्लियर है ना, यही आपका बन गया आंसर। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं बच्चे, ये क्षेत्रफल और आयतन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, जितना बोलूं उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न क्या बोला ध्यान से समझिएगा। एक ठोस बेलन है जिसके दोनों सिरे पे अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, अर्धगोलाकार बना हुआ है, वह उसका जो ठोस सिरा होगा ना उसके ऊपर अर्धगोला बना होगा, ठीक है। जैसे मानो कि हमारे पास लो फिर एग्जांपल आ गया आपका वही वाला, ठीक है, तो ये आपका मान लो कि पूरा बेलन है, इसके ऊपर तो ये बेलन हमारा ऐसे होता है ना, पानी न गिरे भैया, ठीक है। अब इसके ऊपर गोला ऐसे होगा, अर्धगोला एगो हेनियो होगा और फिर एगो हेनियो अर्धगोला होगा, दोनों तरफ अर्धगोला होगा। इस पूरे की हाइट जो दिया गया है वह इस तरह से बने हुए ठोस का जो पूरा का पूरा हाइट है वह 19 सेंटीमीटर है, और इस तरह से बने हुए जो बेलन है इसका व्यास है बच्चे 7 सेंटीमीटर, व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा 3.5 होगा, या फिर आप 7/2 कर लो, दोनों में से जो आपकी इच्छा वो रख दीजिएगा, 7/2 या 3.5, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर आर हमको दे दिया, पूरे का हाइट दे दिया है 19 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ना कि इस तरह से बने हुए ठोस बेलन का कुल वजन कितना होगा, भार ज्ञात करो, इसका भार कितना होगा। बच्चे बहुत सिंपल है, किसी भी वस्तु का भार पूछे ना, ध्यान से सुनो थोड़ा सा, किसी का भी भार पूछे पहले आप उसका आयतन ज्ञात करो, पूरा आयतन ज्ञात करके फिर उसका जो डेंसिटी दिया रहेगा, जो द्रव्यमान उसका दिया रहेगा डेंसिटी वाला, उससे गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है बच्चे। तो यहां पर क्या दे रहे हैं हम लोग, यहां पर पहले इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन के लिए हम करेंगे क्या, आयतन के लिए क्या करेंगे कि यहां पर बेलन का आयतन, और नीचवा एगो गोला है, एगो आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचवा, तो आधा आधा मिलके एगो हो जाए कि नहीं। जैसे आपके पास तरबूजा है, तरबूजा के बीच से काट के 2 टुकड़ा रख दिए, एगो हेने कपार पर छाप लिए, एगो हेने छाप लिए दोनों और ना, और दोनों को फिर उठा के जोड़ देंगे तो एगो तरबूजा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो वही तरबूजा एगो बन जाएगा ना, तो हेने आधा
आधा मिलके पूरा एक गोला बनेगा। यानी कि हमारे पास एक गोला है और एक बेलन है, इन्हीं का आयतन निकालना है। तो पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस एगो संपूर्ण गोला का, मतलब गोला आधा आधा मिलके पूरा हो जाएगा, ठीक है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन और इसका आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चे? तो बेलन का आयतन मेरे बच्चे बनता है, इसका आयतन बनता है पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, प्लस गोले का आयतन बनता है 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाता है, ठीक है, पाई आर का क्यूब हो जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहाँ पर एक काम करो, वैल्यू बाद में रखेंगे, इसका मान बाद में रखना, चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे बाद में मान रखना, पहले कुछ कॉमन कर लो। कॉमन कैसे करोगे? देखो कौन कौन चीज दोनों में है, पाई है में, पाई है में, पाई कॉमन करो, आर स्क्वायर हम में है, हमें आर के घात में 3 है, तो हमने पहले ही बताया था जवन सबसे कॉमन का मतलब सबसे जवन कम रहेगा वह कॉमन होगा, आर स्क्वायर कम है, ये कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा? यहाँ से पाई आर स्क्वायर गायब कर दिए, यहाँ से बच गया एच, प्लस यहाँ से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा कितना? 4/3 और सिंगल आर बच जाएगा। क्लियर बच्चे? अब यहाँ पर मान आप रखो। अब मान कैसे रखोगे मेरे बच्चे? तो यहाँ पर पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर का मान आप कितना रखोगे? 3/5 रख लो, सही रहेगा, ठीक है, या 7/2 रख लो, 7/2 सही है, 7/2 आर का स्क्वायर है ना, 7/2 इंटू 7/2 कर लीजिएगा, इंटू एच प्लस 4/3। अब यच आ गया, ये बात थोड़ा बढ़िया दिया है कि यच कैसे ज्ञात करेंगे। ये बताइए, पूरा का हाइट अगर 19 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट 19 सेंटीमीटर है, ऊपर 2 गोलवा मिला के भी, तो गोलवा मिलाएंगे तो गोला हमारा ऐसे, अगर गोला ऐसे गोला रखे हैं और गोला को ऐसे रखेंगे वो, तो उसका ऊंचाई कहां तक जाएगा? उसके व्यास के बराबर न जाएगा। तो इसका जो दोनों आधा आधा गोला मिलके अपने व्यास के बराबर जगह घेर रहा है, अपने व्यास के बराबर जगह घेर रहा है। यहाँ से इतना हाई जगह, यहाँ से इतना हाई जगह, हाइयो त्रिज्या, यहाँ से हाइयो त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या मिलके व्यास हो जाएगा ना, तो व्यास काट के निकाल देंगे, इस पूरे हाइट में से व्यास काट के निकालेंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर पूरा में से कट के निकल जाएगा, पूरा में से कट के निकल जाएगा, तो बच जाएगा हमारा कितना? 19 में से 7 घटाओ बच्चे, यहाँ पर मिलेगा 12, यानी कि इसका हाइट कितना मिलेगा बच्चे? इसका जो हाइट मिलेगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन का हाइट। यानी एच की जगह पे आप रखिएगा 12 प्लस 4/3 इंटू आर का मान हम कितना रखेंगे बच्चे? यहाँ पर आर का मान हम रखेंगे कितना? 7/2 है ना, 7/2 रख दीजिएगा। अब इसको हल कर लीजिए मेरे बच्चे, इसको हल करिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 आ जाएगा। अब इसको और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 11 7 77, 77/2 इंटू यहाँ पर हम लोग कितना कर लेंगे? 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, 7 दूना के 14/3। अब इसको ना थोड़ा सा हल कर लीजिएगा, इसका ना गुणा करेंगे, इसके 12 3 36, 36 में 7 दूना के 14, 36 में 14 जोड़िए, कितना आएगा बच्चा? 36 में 14 जोड़िए, थोड़ा सा जोड़ लीजिए, 12 3 36 और 36 में 7 दूना के 14 जोड़ने पे 6 4 10 के 0 हासिल, 1 4 1 5, 50 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा कितना बच्चे? 50 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको आयतन मिल गया, इतना हमको मिल गया है आयतन। क्लियर बच्चे? अब आयतन हमको प्राप्त हो गया, तो इसका वजन कितना होगा? ये सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया, इतना सेंटीमीटर का क्यूब आपको आयतन आ गया। इसमें बोला है द्रव्यमान इसका ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4.5 ग्राम हो रहा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4.5, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना हो रहा है, तो है तो अधिका सेंटीमीटर है ना, अधिका में तो और ही अधिका होगा, तो अधिका के लिखा करेंगे, गुणा कर देंगे, तो इसमें 4.5 सही में गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या करिएगा? वजन या द्रव्यमान बराबर, ठीक है, इधर कहीं लिख लीजिएगा द्रव्यमान बराबर, ठीक है, आकृति का या पूरे संपूर्ण आकृति का द्रव्यमान या वजन, ठीक है। द्रव्यमान बराबर कितना कर लेंगे मेरे बच्चे? तो 77/2 गुणते 50/3 गुणते 4.5 कर लीजिएगा। इसको हम कटाएंगे, 2 से हो जाएगा 25, 3 से 5 4 9, 3 से कट जाएगा तो 1.5 बनेगा, 1.5 बन जाएगा। इसका आप लोग अब गुणा कर लेना, गुणा आपका होमवर्क है। 25 का गुणा 1.5 में 77 में कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका ग्राम में बदल जाएगा, वही आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से, बहुत मजे में आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ तो बच्चे अब हम पहुंच गए हैं अंतिम प्रश्न पे, लास्टवा प्रश्न। एकदम आसानी से इसको हवा में उड़ाते हैं बच्चे। देखो कैसे बोला, क्या है ना कि एक वृत्त में जिसकी वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, वह केंद्र पे 60 अंश का कोण बनाता हुआ एक त्रिज्या खंड दिया गया है। एक त्रिज्या खंड जो केंद्र पे 60 अंश का कोण बनाता है, उस वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से प्राप्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिज्या खंड
खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे बड़े ध्यान से, बड़े आराम से कर सकते हो। इस पे दो प्रश्न पूछ सकता है, एक इसका जीवा खंड यानी कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ सकता है, ठीक है, और एक त्रिज्या खंड का। तो खैर यहाँ पर त्रिज्या खंड का प्रश्न पूछा गया है। अब देखो कैसे इसको हल किया जाएगा मेरे बच्चे। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ना आप सोचो कि इस पूरी वृत्त का क्षेत्रफल हमको मिल जाता, किसी भी तरह से कोई भी जुगाड़ लगा करके पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल मिल जाए, ठीक। उनमें से इतने ना बस हमको लेना है, तो पूरा के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल काट के निकाल लेंगे। अब ये कैसे किया जाएगा, ध्यान समझना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम करेंगे क्या, पाई आर का स्क्वायर कर लेंगे। जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर बन गया, तो जो पाई आर का स्क्वायर बनेगा वह पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वह 360 अंश के कोण पे बनेगा। केंद्र पे 360 अंश का पूरा घुलिया के कोण बनता है। 360 पे पाई आर का स्क्वायर, ध्यान समझना, 360 अंश पे पाई आर का स्क्वायर बन रहा है। सूत्र नहीं पढ़े, सूत्र भी दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको। तो एक अंश पे कितना अंश हो जाएगा, तो पाई आर का स्क्वायर बटे में 360 कर लेंगे। जब एक अंश पे इतना कोण बन रहा है तो 60 अंश पे तो अधिका न बनेगा बच्चे। जैसे मैं बोलूं एक कलम का दाम 5 रुपए, तो 200 कलम का दाम कितना, 50 रुपया। गुणा किए हैं अधिका के लिए। वैसे ही एक अंश का है ना, तो 60 अंश का कितना होगा, अधिका। तो गुणा कितना से करेंगे, थीटा से, मतलब जितना अंश का पूछेगा उससे, ठीक है। तो थीटा अंश के लिए क्या कर देंगे, थीटा से गुणा कर देंगे। तो यानी कि यहां पर क्या होगा, 60 अंश के कोण के द्वारा बना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बच्चे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मेरे बच्चे पाई आर का स्क्वायर थीटा बटे में 360। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, पाई का मान हमको दिया है 3.14 इंटू आर। आर का मान कितना रखेंगे बच्चों आप, 15। स्क्वायर है ना, तो आर का स्क्वायर कर लेंगे 15 इंटू थीटा। थीटा का मान कितना है, 60 बटा में 360। 0 से 0 रेल दो, 6 से 36 कटेगा 6 बार में। अब एक काम करते हैं, 3 से कटाएंगे इसको 2 बार में जाएगा। 3 से 15 कटाएंगे 5 बार में। 2 से हम किसको कटा सकते हैं, लो इसी को कटा लेते हैं। इसी को कटा लो बच्चे, तो ये कितना बनेगा, 1.1 यहाँ पर 1 बचा, फिर 2 5 10, फिर 2 7 14, 1.57 बचेगा। यानी कि 15 का गुणा कर लेंगे 5 में, 15 5 75। अब 75 का गुणा करेंगे 1.57 में, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर बच्चे, सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका बन जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये 200 प्रश्न आप बहुत बढ़िया से सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आप एक बार बात ध्यान से सुनिएगा, पेपर देने से पहले इस प्रश्न को एक अच्छे से नोट्स पे नोट कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, और आपको मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कंफर्म पर बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और अब इस तरह के ट्रिक को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर